दोस्तों मैं हूं राज पोडेल। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं कि टरबाइन आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी के बारे में, क्योंकि दोस्तों हम लोग थर्मल पावर प्लांट में जो टरबाइन चला रहे हैं उस टरबाइन में आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, क्योंकि जो आज का वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी के साथ साथ मैं काफ़ी चीज़ बताऊंगा आज टरबाइन से रिलेटेड, एक जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। दोस्तों हमको सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरत होता है। दोस्तों एक जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमको सबसे पहले अच्छा जानकारी रहना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ये एक समझने वाला चीज़ है। जब तब थर्मोडायनेमिक्स को नहीं समझेंगे हम लोग पावर प्लांट को एफिशिएंटली ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स वो साइंस है जो स्टीम का हीट और पावर का रिश्ता को समझाती है। एक ऑपरेटर के लिए थर्मोडायनेमिक्स क्यों ज़रूरत है? अगर देखिएगा तो एक अच्छा ऑपरेटर वाल्व खोलना और बंद करना ही जानता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स समझने वाला ऑपरेटर ये चीज़ जानता है कि उस वाल्व को कितना खोलना है, क्यों खोलना है। अगर टरबाइन में स्टीम का प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, अथवा टरबाइन में स्टीम का प्रेशर बढ़ने से पावर जनरेशन क्यों बढ़ता है और एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ने से पावर जनरेशन क्यों घटता है, क्यों टरबाइन का ब्लेड डैमेज होता है। ये सभी चीज़ का आंसर थर्मोडायनेमिक्स में मिलता है कि इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स को समझ में आएगा तो हम लोग प्लांट को एफिशिएंटली चला सकते हैं। अगर प्लांट का एफिशिएंसी डाउन जा रहा है तो इसका मतलब है ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होना या ज़्यादा कोयला जलना, और ज़्यादा कोयला जलने का मतलब होता है कि प्लांट का एफिशिएंसी कम होना। ठीक है ना? प्लांट का एफिशिएंसी कब कम होता है? जब ज़्यादा कोयला जलता है, और ज़्यादा कोयला जल रहा है इसका मतलब क्या है? ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स समझने वाला इंजीनियर प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको गेस नहीं करता है, कैलकुलेशन करके उसका सॉल्यूशन निकालता है, और वो सभी चीज़ का आंसर जो है एक थर्मोडायनेमिक्स में ही मिलता है। इसको समझना बहुत ही ज़रूरत है। जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को अच्छी तरह समझेंगे तो प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का हर एक पॉइंट का, ऑपरेशन से रिलेटेड एक इक्विपमेंट का हर एक पॉइंट का एफिशिएंसी को कैलकुलेशन करके बहुत मैक्सिमम इफिशिएंटली तक उसको चला सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ये प्लांट के डाटा को मीनिंग देता है। जो भी हम लोग एक प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो और पावर, ये सिर्फ क्या है दोस्तों, एक नंबर नहीं है। एक इंजीनियर के लिए ये सभी चीज़ एक डिसीजन लेने का टूल्स है। प्रेशर, टेम्परेचर और एक हम लोग का जो भी एक प्लांट का डाटा है इसको मीनिंग देने का काम थर्मोडायनेमिक्स करता है, और इसी डाटा से डिसीजन लेते हैं जो एक डिसीजन लेने का टूल्स है। एक अच्छा ऑपरेटर दोस्तों मशीन को चलाता है, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर एनर्जी चलाता है। एनर्जी कहाँ से आता है दोस्तों, और एनर्जी क्या होता है, ये सब चीज़ कहाँ मिलेगा, वो भी थर्मोडायनेमिक्स में ही मिलता है। और दोस्तों जो एक एफिशिएंसी कैलकुलेशन करते हैं, एफिशिएंसी कैलकुलेशन खाली परसेंटेज के लिए नहीं होता है। एफिशिएंसी कैलकुलेशन होता है कि प्लांट में कहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा है, वो सब चीज़ एफिशिएंसी कैलकुलेशन करने के बाद साफ साफ पता चलता है। एफिशिएंसी कैलकुलेशन के बाद हम लोग को ये चीज़ भी पता चलता है कि मेरे को कहाँ पे प्रेशर सुधारना है, कहाँ पे टेम्परेचर सुधारना है, कहाँ पर ऑपरेशन में चेंज करना है। ये सभी चीज़ एफिशिएंसी कैलकुलेशन करने के बाद ही हम लोग को पता चलता है। और थर्मोडायनेमिक्स समझने वाली टीम प्लांट को बहुत स्मूथली और एफिशिएंटली चला सकता है, जहां पर बिल्कुल जीरो लॉसेस या बहुत लॉसेस को जीरो के आसपास ले जाने का कोशिश उस टीम द्वारा किया जाता है। मशीन का एफिशिएंसी डाउन जा रहा है तो एक ऑपरेटर और एक इंजीनियर दोनों परेशान में रहता है। उस दोनों को क्या होता है, एक बेचैनी टाइप का होता है। उस दोनों को अच्छा से नींद नहीं आता है कि हमेशा सोचते रहता है कि मेरा मशीन में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, एफिशिएंसी क्यों डाउन गया, क्यों एनर्जी लॉस हो रहा है, इसको मैं कैसे इंप्रूव करूँ। हमेशा दिमाग में यही चीज़ पड़े रहता है जब तक वो प्रॉब्लम का सॉल्व ना हो।
तो इसीलिए भी दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे टरबाइन का आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कैलकुलेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल के लिए कुछ डाटा दिया हूँ, इसी को हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जो स्टीम इनलेट है, एक मान लीजिए एक टरबाइन का एक स्टीम इनलेट साइड है और एक एग्जॉस्ट है। सबसे पहले समझ लीजिएगा एक क्या होता है, आप कैलकुलेशन को छोड़ दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए। अगर इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत हार्ड है, ऐसा लग रहा है तो इस चीज़ को भूलिए, लेकिन ये वाला पैरामीटर को समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक टरबाइन है जहाँ पे उसका इनलेट स्टीम का प्रेशर 64 ATA है या 64.85 बार है। अगर इसको केजी में देखेंगे तो 66.12 केजी पर cm स्क्वायर के आसपास प्रेशर रहता है। और उसका जो टेम्परेचर है 485 डिग्री सेल्सियस। और जहाँ पे स्टीम का फ्लो हो रहा है 59.81 TPS। और जहाँ पर एंथैल्पी है 808.13 किलो कैलोरी पर केजी। और जिस टरबाइन का एग्जॉस्ट प्रेशर है, मान लीजिए वो एक बैक प्रेशर टरबाइन था जिसका एग्जॉस्ट प्रेशर है 580 है या 5.06 बार, जिसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर है 181.1 डिग्री सेल्सियस और जिसका एंथैल्पी है 672.19 किलो कैलोरी पर केजी। एक क्या है, एक टरबाइन का इतना पैरामीटर था, ये पैरामीटर हमको मिला। ठीक है ना, एक इनलेट साइड का था जो ऊपर वाला है, इतना पार्ट ये इनलेट का है और ये एग्जॉस्ट का है। तो ये पैरामीटर देखते हुए अब हमको उस टरबाइन में क्या क्या चीज़ समझना है, या उस टरबाइन का आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, या उस टरबाइन का एक्चुअल वर्क फ्रॉम एंथैल्पी ड्रॉप, मतलब उस टरबाइन कैसा वर्क कर रहा है, या उसमें हम लोग जो स्टीम दे रहे हैं उस स्टीम से टरबाइन कितना एनर्जी ले लिया, उस चीज़ को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसी के बारे में आज देख रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान से दिखेगा और इसको नोट करके रखेगा ज़रूर। और जब भी ये चीज़ का आपको समझ में आएगा तो इसमें एक अलग ही मज़ा आता है ये चीज़ को समझने के बाद, क्योंकि कोई भी मशीन को समझने के बाद चलाने में या समझते हुए चलाने में अच्छा लगता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक अलग ही पॉइंट का रहता है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना पैरामीटर पता चलने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि मैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो है लास्ट में कैलकुलेशन करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट बताता हूं जिसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरत होता है। ठीक है, एक्चुअल स्पेसिफिक वर्क इक्वल टू H1 माइनस H2 होता है। H1 और H2 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा एंथैल्पी जो है किसका, स्टीम इनलेट का एंथैल्पी H1 है, तो H2 का मतलब है एंथैल्पी H2 जो है एग्जॉस्ट का है, मतलब इनलेट H1 है और एग्जॉस्ट ये वाला H2 है। क्या है, ये H2 है, ये जो है ये H1 है। ठीक है ना। और एक्चुअल स्पेसिफिक वर्क इक्वल टू H1 माइनस H2 होता है, जहाँ पर मैंने क्या लिखूँगा, इसको डेल्टा H² लिखूँगा, मतलब वहाँ पे एंथैल्पी का डिफरेंस क्या आ रहा है इस चीज़ को लिखूँगा। तो क्या होगा, 808.13 माइनस 672.19 होगा। H1 H2 का मतलब H1 H2, जहाँ पे हमको क्या निकालना है, एक्चुअल स्पेसिफिक वर्क, उस स्टीम से टरबाइन कितना वर्क किया या उस स्टीम एनर्जी को कितना टरबाइन ने ले लिया, उस चीज़ को देखना है। जहाँ पे कैलकुलेशन करने के बता रहा है 135.94 किलो कैलोरी पर केजी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो एक एंथैल्पी का डिफरेंस आया या जो एक एंथैल्पी है, एक क्या है, एंथैल्पी का मतलब होता है स्टीम का, ठीक है ना, स्टीम का एनर्जी, या एंथैल्पी का मतलब होता है उस स्टीम के अंदर में कितना ताकत है। ठीक है ना, उस स्टीम का ताकत कितना है, वो कितना पावर जनरेशन कर पाएगा, वो कितना हैवी मशीन को चला पाएगा, उसका ताकत क्या है, इस चीज़ क्या है, स्टीम का एंथैल्पी। एंथैल्पी कब बढ़ता है, जब हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो उसका एंथैल्पी भी इंक्रीज होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आया 135 का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जो मैंने स्टीम दिया था यहाँ पे 64, 80 और 485 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का, उस स्टीम के अंदर में जो एनर्जी था, ताकत था, कितना था
808.13 किलो कैलोरी पर केजी का था। मतलब 1 केजी स्टीम में कितना था, 808.13 किलो कैलोरी हीट एनर्जी था, मतलब एंथैल्पी था, उस स्टीम का ताकत था। इतना ताकत का स्टीम कहाँ गया, टरबाइन में गया। एनर्जी फुल स्टीम टरबाइन को क्या किया, घुमाया, रोटेट किया, ठीक है। उसके बाद जो आउट हुआ वही स्टीम, वो कितना एनर्जी लेके आउट हुआ बाहर, 672.19 किलो कैलोरी एनर्जी लेके वो टरबाइन सिस्टम बाहर हुआ। और जो बीच में बचा हुआ गायब हुआ स्टीम का एनर्जी था वो कहाँ गया, 135.94 किलो कैलोरी स्टीम कौन लिया, टरबाइन का शाफ्ट ले लिया, टरबाइन ले लिया। उस स्टीम से 1 केजी स्टीम से 135.94 किलो कैलोरी स्टीम एनर्जी ताकत वो टरबाइन ले लिया। बाकी ताकत कहाँ गया, फिर वो बाहर गया, ठीक है ना। इसीलिए H1 माइनस H2 करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल वर्क आएगा टरबाइन का। मतलब एंथैल्पी ड्रॉप करके टरबाइन कितना वर्क किया, जो वर्क किया है कितना किया है, 135 किलो कैलोरी एनर्जी टरबाइन ले रहा है 1 केजी स्टीम से, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि मैंने जो यहाँ पे स्टीम दे रहा हूँ इसको किलोवाट में ले जाके देखेंगे कि इतना स्टीम से, ये पैरामीटर से, अगर ये पैरामीटर में मेंटेन कर रहा हूँ तो इससे इस टरबाइन के थ्रू, और जहाँ पे अल्टरनेटर रहता है टरबाइन के साथ में अल्टरनेटर तो रहना ही है, जहाँ से कितना मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट होता है या कितना मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हो रहा है, इस चीज़ को कैलकुलेशन करके देखेंगे। जो टरबाइन है वहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल के लिए उसका जो स्टीम का फ्लो है 59.81 TPS हो रहा है, मतलब 59.81 टन पर आवर स्टीम का फ्लो हो रहा है, और जिसका एंथैल्पी है 808.13 किलो कैलोरी पर केजी। अभी हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करके देखेंगे कि इस टरबाइन का स्टीम में कितना किलोवाट का एनर्जी है। जहाँ पे एक स्टीम एनर्जी किलो कैलोरी पर केजी में है, जो किलो कैलोरी में था, तो हम लोग अब इसको एनर्जी को चेंज करके देखेंगे कि इसको अब हम लोग किलोवाट में ले जाके देखेंगे कि इस टरबाइन या इतना पावर वाला स्टीम, इतना एनर्जी फुल स्टीम में, स्टीम से कितना मेगावाट या कितना किलोवाट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कर सकता है या कितना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे पावर का, पावर इक्वल टू होता है स्टीम फ्लो इनटू डेल्टा एच। दोस्तों जो डेल्टा एच कितना आया था, इससे पहले कैलकुलेशन करके दे देता 135.94। अभी हम यहाँ पे एक जो स्टीम का फ्लो है इसको किस में लेके जाएंगे, केजी पर सेकेंड में लेके जाएंगे। उसके बाद डेल्टा एच को लेके जाएंगे हम लोग, किस में लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे किलो जूल पर केजी में लेकर जाएंगे, ठीक है ना। मास ऑफ स्टीम फ्लो कितना है दोस्तों, मास ऑफ स्टीम फ्लो जो है 59.81 TPS था, तो इसको केजी पर सेकेंड में लेके जाएंगे। मतलब 1 सेकेंड में कितना केजी स्टीम का फ्लो वहाँ पे हो रहा है पर सेकेंड में, उस चीज़ को देखेंगे। और किलो कैलोरी को किलो जूल पर केजी में लेकर जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि मास फ्लो कन्वर्जन में जो क्या है, TPS इक्वल टू 59.81 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। अभी इसको हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन करके कि दोस्तों जब कि हम लोग टर्न पर आवर, दोस्तों इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा तो ये आएगा, ये 1 होगा, तो ये आएगा दोस्तों 61 आएगा, 16.61 केजी पर सेकेंड में आता है। कि टर्न पर आवर था जो TPS था, जिसको हम लोग सबसे पहले क्या किया, केजी में लेके गए, केजी में लेके जाने के लिए 1000 से इसको गुना किए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या किए 36,000, मतलब 1 आवर में 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में लेके जाना थे, तो केजी को और सेकंड से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया दोस्तों, ये जो भी आया केजी पर सेकंड में आ गया। ये क्या था, ये मास था स्टीम फ्लो का। मतलब 1 सेकंड के अंदर में इस टरबाइन में 16.61 केजी स्टीम जा रहा है, स्टीम का फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये तो हमको पता चला। अब जो डेल्टा एच है किलो कैलोरी पर केजी, इसको किलो जूल पर केजी में लेके जाना है। सीधी बात है, 1 किलो कैलोरी बराबर 4.186 किलो जूल होता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच इक्वल टू जो है 135.94 एक किलो कैलोरी था इंटू 4.186 कर देंगे, जो आएगा क्या आएगा, डेल्टा एच आएगा। डेल्टा एच कितना आएगा, किलो जूल में आएगा, ये 569 किलो जूल पर केजी। ठीक है ना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। पावर क्या था, पावर इक्वल टू स्टीम फ्लो था, मास ऑफ स्टीम इंटू डेल्टा एच था। मास ऑफ स्टीम को किस में निकालना था, केजी पर सेकेंड में निकालना था, हम लोग ने इसको निकाल दिए हैं। और डेल्टा एच को किस में निकालना था, और किलो जूल में निकालना था ना, डेल्टा एच को किलो जूल में निकालना था, जिसको हम यहाँ पे किलो जूल में निकाल दिए हैं। अब तो बहुत इजी है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो ये है इसमें पावर का फॉर्मूला जो था ना, पावर इक्वल टू मास ऑफ स्टीम फ्लो इनटू डेल्टा एच में अब क्या करेंगे, मास ऑफ स्टीम फ्लो कितना है 16.61 इनटू डेल्टा एच कितना आ रहा है 569 है। अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आएगा, तो दोनों को गुना करने में जो आ रहा है दोस्तों 9450 किलोवाट। ठीक है ना। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे इतना एनर्जी वाला स्टीम को 59.81 टन पर आवर दे रहे हैं, तो उस स्टीम के अंदर में जो टोटल इलेक्ट्रिकल पावर है वो कितना है, आइडियल पावर कहते हैं दोस्तों इसको। जो आइडियल पावर है 9450 किलोवाट है। अब हमको क्या करना है, साइनेटी चेक करना है। साइनेटी का मतलब होता है इस स्टीम के अंदर में तो इतना एनर्जी था, लेकिन एक्चुअल एनर्जी कितना आ रहा है। मान लीजिए उस टरबाइन खाली 9 मेगावाट ही पावर जेनरेशन कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9.45 मेगावाट जो था लगभग कितना कम आ रहा है, 450 किलोवाट कम आया ना, लगभग 5% के आसपास। इसका मतलब क्या है, उस टरबाइन में 5% पावर तो लॉसेस हुआ। स्टीम एनर्जी जो लिया था टरबाइन, वहाँ से क्या हुआ, लॉसेस हो रहा है ना पावर का। ठीक है। लेकिन वो कहाँ पे लॉसेस हुआ, जैसे फ्रिक्शन लॉसेस होता है, या अल्टरनेटर में आयरन लॉसेस हो सकता है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस, दोनों लॉसेस मिला के कुल कितना लॉसेस हुआ 450 किलोवाट। बाकी कहाँ गया वो पावर, किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम का एनर्जी शाफ्ट ले लिया, शाफ्ट वर्क किया, और शाफ्ट अल्टरनेटर के साथ में भी कनेक्शन में रहता है, तो अल्टरनेटर वो क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग यहाँ पे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। जहाँ पे ये जो स्टीम एनर्जी था शाफ्ट ले लिया, वो वर्क किया, मैकेनिकली वर्क किया, उसके बाद उस एनर्जी इलेक्ट्रिकल रूप में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। जब 5% का डिफरेंस आया है तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये गुड रेंज के अंदर में आता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आया होगा कि हमने कितना टन का स्टीम दिए, कितना उस स्टीम के अंदर में एनर्जी है, कितना ताकत वाला स्टीम था, और उससे कितना मेगावाट लोड चलना चाहिए था। अब यहाँ पे सोचने वाला चीज़ है, मतलब एंथैल्पी का मतलब क्या है, स्टीम का अंदर का एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी कब बढ़ता है, जब स्टीम का प्रेशर या टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एंथैल्पी बढ़ता है। मतलब अगर यहाँ पे ओनली 1 kg पर सीएम स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप कर देंगे तो क्या होगा, एंथैल्पी ड्रॉप होगा। एंथैल्पी ड्रॉप हुआ मतलब स्टीम का जो अंदर का एनर्जी था वो डाउन हुआ, इसीलिए क्या होगा, अब टरबाइन ज़्यादा स्टीम लेगा।
ज़्यादा स्टीम बनाने के लिए ज़्यादा कोयला, ज़्यादा खर्चा, ठीक है। इससे क्या होगा, प्लांट इफिशिएंटली नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को ऑपरेटिंग रेंज के ही आसपास ले जाके रखते हैं। अगर हमेशा एक चीज़ याद करना है, प्रेशर बढ़ाने में कोयला कंजप्शन नहीं बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाने से कोल कंजप्शन घटता है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद करना है हमेशा। कभी भी ये चीज़ नहीं सोचना कि मेरा प्रेशर डाउन हुआ था, फीडिंग बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ गया, वो अलग कंडीशन था। लेकिन एक नॉर्मल रनिंग टाइम में जब हम लोग ये प्रेशर को टरबाइन का डिजाइनिंग का आसपास ही मेंटेन करके रखेंगे तो बॉयलर में फ्यूल कंजप्शन कम होता है। क्यों? जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है। जब उस स्टीम के अंदर ज़्यादा ताकत है तो स्टीम क्या लेगा, टरबाइन कम लेगा, स्टीम फ्लो कम होगा। स्टीम फ्लो कम होगा तो टरबाइन में स्टीम का बॉयलर में स्टीम जनरेशन भी कम ही करने का ज़रूरत पड़ेगा। कम स्टीम बनाने के लिए कम खर्चा, कम कोयला, एफिशिएंटली प्लांट चलेगा ज़्यादा, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग प्रेशर को ऑपरेटिंग के आसपास ही रखना है, ऑपरेटिंग से ज़्यादा भी नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग आए हैं मेनली टॉपिक में, कहाँ पर, टरबाइन आइसेंट्रोपिक, ठीक है। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो समझना है आइसेंट्रोपिक इसका मतलब क्या होता है। आइसेंट्रोपिक का मतलब है नो लॉसेस, ठीक है ना। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, नो लॉसेस प्लस कांस्टेंट एंट्रोपी। आइसेंट्रोपी का मतलब होता है नो लॉसेस कांस्टेंट एंट्रोपी, मतलब जहाँ पे जो एक आइडियल टरबाइन है, आइडियल टरबाइन का मतलब होता है जिसका एफिशिएंसी 100% होता है, जो कि एक कल्पना में ही होता है, काल्पनिक टरबाइन है जो है, ठीक है, जिसका कोई लॉसेस नहीं है, जहाँ पे कोई मैकेनिकल लॉसेस भी नहीं, कोई फ्रिक्शन लॉसेस नहीं, कोई लॉसेस नहीं है, जिसका एंट्रोपी कांस्टेंट है। वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक कहते हैं। लेकिन हमको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कैलकुलेशन करने के लिए आइडियल टरबाइन का ज़रूरत होता है, या आइडियल कोई एक वैल्यू का ज़रूरत होता है, जिस वैल्यू को कहते हैं H2S। जहाँ पे हम लोग H1 सिस्टम दे रहे थे, H2 से आउट कर रहे थे, तो एक एक्चुअल टरबाइन था, एक्चुअल टरबाइन का वर्क था। अब हमको क्या करना है, आइडियल टरबाइन का वर्क निकालना है सबसे पहले आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कैलकुलेशन करने के लिए। मतलब अगर एक आइडियल टरबाइन रहता था, तो एक कल्पना करना, एक आइडियल टरबाइन रहता था तो इसका एग्जॉस्ट का जो एंथैल्पी है वो कितना होता था, इस चीज़ को कैलकुलेशन करके निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। जो H2S है, ये है आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी। हमको क्या निकालना है अब, H2S, ठीक है ना, H2S निकालेंगे। H2S का मतलब क्या है, आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी। आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी का मतलब क्या है, ये कहाँ से निकलता है, ये चीज़ निकलता है स्टीम टेबल से। करना क्या है, आपको एक स्टीम टेबल लेना है, सुपर हीटेड स्टीम टेबल में जाना है, उसके बाद 485 और 64 बार या एटा का बीच में जो एंट्रोपी आता है देखना है। मान लीजिए उसका एंट्रोपी जो आया है 6 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे 6.6 है, अगर इसका एंट्रोपी, तो यहाँ से एक सीधी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है। कहाँ पर, ये वाला 485 और 64 88 वाला जो प्रेशर टेम्परेचर का स्टीम था, उसका एंट्रोपी कितना था, 6। ये S1 है तो ये क्या है, S2 है, या ये S है तो ये S1 है। मतलब S1 बराबर S2 होता है, ये क्या है, एंट्रोपी है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ लीजिए। आइसेंट्रोपी का मतलब क्या है, नो लॉसेस कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है ना, कांस्टेंट एंट्रोपी। यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट, एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक एग्जॉस्ट वाला वैल्यू को फिक्स करेंगे। जो यहाँ था, इसका प्रेशर कितना था, 580 था। अब हम लोग देखेंगे जो ये सीधी वाला लाइन है, कहाँ पे 580 से मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा। मान लीजिए यहाँ 580 है तो यहाँ पे एक सीधी सी फिर लाइन खींचेंगे।
ये कहाँ से देखना है दोस्तों? मोलेर डायग्राम में देखना है। ये चीज़ में बताना भूल गया हूँ, आपको कहाँ से देखना है? स्टीम टेबल का लास्ट में एक मोलेर डायग्राम मिलेगा, वहाँ पर देखना है। वहाँ पे देखना है इनलेट स्टीम प्रेशर और टेम्परेचर को देखना है। उसके बाद एंट्रोपी तो कांस्टेंट है ना, और उसका एंट्रोपी देखना है, सीधी सी लाइन खींचना है। उसके बाद एग्जॉस्ट प्रेशर देखना है कितना था, वहाँ पर ये एंट्रोपी वाला लाइन कहाँ पे मैच हो रहा है उसको देखना है। उसके बाद ऐसा लाइन खींचिए, फिर एक साइड में क्या लिखा हुआ रहता है? एंथैल्पी लिखा हुआ रहता है, किलो कैलोरी पर केजी या किलो जूल पर केजी में, उसको देखना है। अगर उसको देखेंगे तो इसका एंथैल्पी यहाँ पे मिलेगा दोस्तों लगभग 645 किलो कैलोरी पर केजी। एक किसका एंथैल्पी है? H2S का है, ठीक है ना, इसका है H2S। हमको तो एक क्या था? H2 था, ये एक्चुअल था। हमको अब क्या निकालना है? H2S निकालना है, आइडियल टरबाइन का एंथैल्पी, या इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी। आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी हमको पता चला कितना है? आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी जो है 645 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है ना। हम लोग कंफ्यूज होते हैं H2S कैसे निकालेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, स्टीम टेबल में जाइए, इनलेट प्रेशर और इनलेट टेम्परेचर देखिए कितना है, उसी वैल्यू में जाके उसका एंट्रोपी देखिए, ठीक है ना। एंट्रोपी देखिएगा, एंट्रोपी कितना है यहाँ पर, उसी एंट्रोपी को पकड़ लीजिए। अगर मान लीजिए उसमें 6.6 एंट्रोपी दिखा रहा है इनलेट का, तो मोलेर डायग्राम में जाइए, 6.6 एंट्रोपी वाला नीचे वाला लाइन में टच कीजिए। उसके बाद उस लाइन को सीधा ऊपर खींचिए, और जो ऊपर खींचा हुआ लाइन है और वहाँ पे 580 के साथ में कहाँ पे ये लाइन कट कर रहा है, वहाँ पे देखिए जो लाइन ये कट कर रहा है 580 के साथ में, यहाँ पे लिखा हुआ एंथैल्पी क्या है? वो H2S है, आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी है। मतलब अगर यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट रहता था, टरबाइन में कोई भी लॉसेस नहीं होता था, टरबाइन में कुछ भी लॉसेस नहीं होता था, तो यहाँ पे कितना एंथैल्पी आउट होके जाता था? 645। मतलब अगर हम लोग 808 माइनस 645 करेंगे तो कितना आएगा? ये जो है टरबाइन ज़्यादा एनर्जी लेगा उस सिस्टम का, अगर लॉसेस नहीं होता था। यहाँ पे लॉसेस है इसीलिए एनर्जी ज़्यादा नहीं ले पाया। दोस्तों अब कंफ्यूज नहीं होना है। अगर H2S में आप लोग अभी भी कंफ्यूज है तो आपका प्लांट का सीनियर से एक बार ज़रूर पूछिएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक है, व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मैसेज कीजिएगा, मैं अच्छा तरह से इसको समझा दूंगा आप लोग को। तो हम लोग देखेंगे फाइनली आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कैलकुलेशन करके, जो बहुत ईजी है। एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल वर्क डिवाइडेड बाय आइडियल वर्क। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल वर्क डिवाइडेड बाय आइडियल वर्क। जो एक्चुअल वर्क है, एक्चुअल वर्क क्या होता है? H1 माइनस H2, ये एक्चुअल वर्क है। H1 माइनस H2 जो है ये एक्चुअल वर्क है, ठीक है ना। और आइडियल वर्क का मतलब क्या है? H1 माइनस H2S, ये क्या है? आइडियल वर्क है। मतलब आइडियल वर्क जो है, अगर यहाँ कुछ लॉसेस नहीं रहता था तो उसका एंथैल्पी कितना आउट हो जाता था? 645 किलो कैलोरी, ठीक है। मतलब ज़्यादा एनर्जी टरबाइन लेता था स्टीम का। अब हम लोग आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कैलकुलेशन करके इजी निकाल सकते हैं। H1 कितना है? 808.13 माइनस H2 है 672.19 डिवाइड 808.13 माइनस 645 है ना। इधर इंटू 100 कर देंगे। अगर एफिशिएंसी हमको परसेंटेज में निकालना है तो जो आएगा 83%। जो कितना आ रहा है एफिशिएंसी? 83%। अगर दोस्तों ये आइडियल वर्क रहता था तो यहाँ पे एंथैल्पी का डिफरेंस कितना आता था? 163.13 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब दोस्तों अगर एक क्या है ये, अगर ये आइडियल टरबाइन रहता था तो
1 kg स्टीम से ये टरबाइन 163.13 किलो कैलोरी एनर्जी लेता था, वो एनर्जी शाफ्ट में जाता था। लेकिन ये एक्चुअल टरबाइन है जो वर्क कर रहा है जहाँ पे लॉसेस है, तो इसीलिए जो स्टीम था 1 kg स्टीम से खाली ये टरबाइन 135.94 ही किलो कैलोरी हीट एनर्जी ले पाया। बाकी एनर्जी क्या हुआ, बाहर आउट होकर चला गया। अगर आइडियल टरबाइन रहता था तो इस टरबाइन 1 kg स्टीम से अगर जिसका एनर्जी 808 किलो कैलोरी था तो वहाँ से 163.13 किलो कैलोरी एनर्जी लेता था, और जहाँ से आउट होके जाता था 645 किलो कैलोरी पर केजी। लेकिन एक किस कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी कैसे निकालना है कैलकुलेशन करके ये चीज़ समझ में आ गए पाए होंगे। मेरा बताने का और ये कैलकुलेशन करने का मेन मतलब ये है कि आप लोग को हीट एनर्जी क्या होता है ये चीज़ समझ में आना चाहिए, टरबाइन कैसे वर्क कर रहा है ये चीज़ भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग कम से कम 1-2 बार कैलकुलेशन करके देखिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से ही देखिएगा और कंटिन्यू कॉपी में लिखते हुए जाइएगा, तो अभी समझ में आएगा आपका टरबाइन कैसा वर्क कर रहा है, उसका आइडियल एफिशिएंसी कितना रहा है। जो आइडियल एफिशिएंसी है 80% से लेकर 85% तक जो एक बैक प्रेशर टरबाइन है तो इसके लिए बहुत बेस्ट माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अब एक कब आता है 80 से 85%, जब आप लोग प्रेशर टेम्परेचर को टरबाइन डिजाइनिंग का ही टरबाइन ऑपरेटिंग पैरामीटर का ही रेंज के अंदर में रह के चलाते हो। अगर 64 एटा इसका ऑपरेटिंग है तो आप इसको 64 एटा दीजिए कंटिन्यू, इसी का मेंटेन करके चलाइए। क्या होगा इसमें, टरबाइन इफिशिएंटली चलेगा, स्टीम कंजप्शन कम लेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगा, फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।